morning to all of you. Morning, ma'am. बेटा, जैसे संदीप सर और ज्योति मैम ने आपको बताया कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे। आज मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताऊं। नौजवान आने वतन, वक्त की आवाज सुनो, वतन की आन को सयाद लेने आए हैं। अमन का नारा भी धोखा है, सिर्फ धोखा है, भिखारी भीख नहीं जान लेने आए हैं। ये लाइनें जो हैं उस पुलवामा अटैक के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले हमारे यहाँ पे कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। ये भी है कि अपने गद्दारों के बिना ये हमला संभव नहीं था। 14 फरवरी 2019 के दिन काफिला जम्मू से निकलकर श्रीनगर की तरफ रवाना होता है। ये काफिला 6 फरवरी को आना था, लेकिन 5 फरवरी रात को बर्फबारी के कारण हाईवे पर बर्फ जम गई, जिससे रास्ता खराब होने के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया और 14 फरवरी को इस काफिले को वहां से रवाना किया गया। सुबह 2:30 बजे जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था, तब लगभग 2500 जवान 78 गाड़ियों में बैठकर सवार हुए। इस काफिले को श्रीनगर रात होने से पहले ही पहुंचना था। सभी चुपचाप बैठे हुए थे। सुनसान रास्ते से काफिला जा रहा था और लोग जो है वो गहरी नींद में सोए हुए थे। जब काफिला काजीकुंड नाम के स्थान पर पहुंचता है, जो कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार भी जिसे कहा जाता है, वहां से संवेदनशील एरिया शुरू होता है, जहां पे अटैक करने के ज्यादा चांसेस थे। वहां पर आतंकी हमले ज्यादा होते हैं और ऐसा नहीं था कि किसी को पता नहीं था कि आतंकी हमला होगा। 8 फरवरी के दिन ही कश्मीर पुलिस ने इंटेलिजेंस को बता दिया था कि हमले की जो आईईडी हमला है, इसकी पूरी आशंका है। हमारे सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवानों को, भारत सरकार को सभी इस हमले का अंदेशा था कि ऐसा होगा, तो जगह जगह सीआरपीएफ की यूनिटें तैनात कर दी जाती हैं। एक यूनिट को 10 किलोमीटर का एरिया दिया जाता है, वहां से उसे उस काफिले को सुरक्षित पहुंचाना था। अब पुलवामा जिले के जो लोथापोरा नामक स्थान है जहां पे ये अटैक हुआ था, उसकी जिम्मेदारी एएसआई मोहनलाल की थी। तो सुबह ही जो रोड ओपनिंग पार्टी को तैनात कर दिया जाता है कि कोई भी संदिग्ध गाड़ी है, व्यक्ति है, हर एक चीज की अच्छे से जांच की जाए। कूड़ेदानों को, पेड़ों के पीछे कोई भी आने जाने वाली गाड़ी, हर एक चीज को अच्छे से चेक किया गया। करीब 3:30 बजे के आसपास काफिला वहां से गुजरा, तभी साइड में खड़ी एक गाड़ी में 2 इंसान बैठे हुए थे, आदिल अहमद डार और शाकिर बासिर। तो जो आदिल अहमद डार था, उसने अपनी घड़ी निकालकर शाकिर बासिर को दी और कहा कि दुआओं में याद रखना। तो शाकिर बासिर वहां से उतर गया। अब आदिल अहमद डार को आगे जाना था। वहां उतरने के बाद आदिल ने अपनी गाड़ी दोहराई और जो 5वें नंबर की बस थी उससे टक्कर मार दी। वो धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की बिल्डिंगों के शीशे तक तड़क गए थे। हमारे जो फौलादी सीने वाले सैनिक उसमें बैठे हुए थे, उनके चिथड़े हो गए थे। वो हादसा पूरे देश को दहला देने वाला था। कश्मीर की घाटी में जब से आतंकवाद का जन्म हुआ है, तब से लेकर अब तक का सबसे खौफनाक हादसा था। अब उसके कुछ देर ही बाद पाकिस्तानी एक आतंकवादी संगठन है जैश-ए-मोहम्मद के नाम से, तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया जो आदिल अहमद डार का था, जिसमें वो कह रहा था कि जब कश्मीर वालों को ये वीडियो मिलेगी तब मैं जन्नत के मजे लूट रहा हूँगा। लेकिन उसे क्या
रास्ते पर चलने के लिए कह रहा था। पर ये कंफर्म नहीं था कि भाई वो लिप सिंक कर रहा है, ये आवाज ही उस आदिल अहमद डार की है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। एनआईए की टीम को बुलाया जाता है। एनआईए का जो गठन है 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, तब एनआईए का गठन किया गया जो इन आतंकी हमलों को रोकने के लिए था। अब वहां से कोई किसी सैनिक का शरीर का कोई हिस्सा उठा के लेके आ रहा है, कोई कुछ उठा के लेके आ रहा है। धातुओं के टुकड़ों को अलग बॉक्स में रखा गया, खून से सनी हुई वर्दियों को अलग अलग डिब्बों में रखा गया, बॉम्ब के टुकड़ों को अलग डिब्बों में रखा गया। बॉम्ब ब्लास्ट के बॉम्ब के जो एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने पता लगाया कि जो ये आरडीएक्स था, इसमें 3 चीजों का मिक्सचर था। एल्यूमिनियम पाउडर, नाइट्रेट्स, ग्लिसरीन एंड आरडीएक्स। इन 3 चीजों का जो मिक्सचर था, उससे बॉम्ब बनाया गया था। अब फोरेंसिक लैब में सभी सबूतों को भेजा जाने लगा। जहां पे यह हादसा हुआ था, उससे 100 मीटर दूर झेलम नदी के किनारे एक चाबी मिलती है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो थे आईपीएस राकेश बलवाल। तो उन्हें वो चाबी मिलती है, तो ज्यादा छानबीन के पास एक अंगूठे की हड्डी भी मिलती है। अब ये पता नहीं था कि ये आदिल अहमद डार की है या किसी और की है। तो उसका डीएनए आदिल अहमद के जो पिता थे उनसे मैच करवाया जाता है और वो डीएनए आपस में मैच हो जाता है और पता चल जाता है कि आतंकी हमला करने वाला आदिल अहमद डार की था। अब ये नहीं पता था कि कौन सी गाड़ी थी, किससे ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाया गया। तो उसके लिए उस गाड़ी के जो भी क्लू वहां पे मिलते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। चैसिस नंबर नहीं मिलता उन्हें, लेकिन गुरुग्राम में स्थित जो मारुति कंपनी है वहां से एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, उनकी टेक्निकल टीम को बुलाया जाता है और वो किसी तरह से बैच नंबर निकाल देते हैं। बैच नंबर निकालने के बाद ये पता चलता है कि गाड़ी किस दिन मैन्युफैक्चर हुई थी। गाड़ी 22 जनवरी 2011 को मैन्युफैक्चर की गई थी। उस दिन कुल मिलाकर 16 गाड़ियां मैन्युफैक्चर हुई थी, जिनमें से 3 इको गाड़ियां थी। एक इको गाड़ी कश्मीर के ऑटो पीक में भेजी जाती है। वहां से जब एनआईए को पता चलता है कि वो किसे बेची गई यहाँ से, तो एनआईए चुपचाप इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलवामा अटैक तक उस गाड़ी को 9 बार खरीदा और बेचा गया था। लास्ट वाले खरीदार के पास जाती है दानिश अहमद के पास। जो दानिश अहमद को पुलिस उठाती है तो वो बताता है कि उसने ये गाड़ी अपने लिए नहीं, अपने भाई सज्जाद भट्ट के लिए खरीदी थी, जिसमें उसने 15,000 का प्रॉफिट भी कमाया था। अब सज्जाद भट्ट को पुलिस ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। 2 दिन के बाद उसका फोटो वायरल होता है इंटरनेट पे। उसके हाथ में AK-47 थी और उसने खुले में अनाउंस कर रखा था कि उसने जैसे मोहम्मद का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लिया है, अब वो उसका सदस्य है। जैसे मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है, वो एक ऐसा संगठन है जिसमें जाने के बाद आदमी ऐसा फंस जाता है कि वो चाहे ना तो भी उससे बाहर नहीं आ सकता। तो इस तरह की बातें सामने आई। फिर सज्जाद भट्ट के न मिलने के कारण जो OWG होते हैं कश्मीर में, और ग्राउंड वर्कर जो आतंकवादियों के लिए काम करते हैं, उनके मोबाइल को ट्रेस किया जाने लगा। मोबाइल को ट्रेस किया तो बिलाल मीर और मुदासिर नाम के 2 आतंकवादी सामने आए। जब पुलवामा का अटैक हुआ था तो उससे 2-3 दिन के बाद ही मुदासिर ने स्टेटस लगाया था कि आदिल की तरह ही अगला फिदाइन कौन बनना चाहेगा, अगला इंसान कौन होगा जो ऐसा आत्मघाती हमला करेगा। तो उसी के जो गांव का था बिलाल मीर, उसने कहा कि ऐसा फिदाइन मैं बनना चाहूंगा जो ऐसा आत्मघाती हमला कर सकूं। तो तब तक उन्हें पता नहीं था कि ये आत्मघाती हमला किया किसने है। तो ऐसे ही बिलाल मीर ने व्हाट्सएप पे भेजा उसको कि ये पुलवामा अटैक किसने किया है। तो उसने एक जो ग्लेटिंग स्टिक होती है उसकी फोटो उसको भेज दी बिलाल मीर को। फिर बाद में उन दोनों के दोनों एनकाउंटर में मारे गए और
चुका है, लेकिन फोन लेकर उन्होंने कश्मीर साइबर सेल के पास भेजा जहां से कोई क्लू नहीं मिला। फिर उस फोन को सर्टेन के पास भेजा गया जहां से उन्होंने 100 GB का डाटा रिकवर कर लिया था। ऐसे ऐसे सबूत उसमें से निकल के आए थे जिससे पता चल सका कि इस पुलवामा अटैक के पीछे किसका हाथ है। अब जब पुलिस को वो फोन मिला तो उसमें सबसे पहले फोटो थी उस इको गाड़ी की जिससे ये हमला करवाया गया था। दूसरी फोटो जिसमें 3 आदमी थे जिन्होंने अपने फेस पर चांदी जैसा पाउडर लगा रखा था। एक फोटो थी अमेजोन से कुछ सामान मंगाया गया था, उसकी तस्वीर थी। एक फोटो थी जिसमें एक लड़की थी और उसके साथ इदरीश भाई बैठा हुआ था और उसके हाथ में AK-47। तो ये 4 जो तस्वीरें हैं निकल कर सामने आती हैं। कंपनी से ये भी पूछा जाता है कि पता लगाया जाता है कि ये जो फोन था ये किसने खरीदा। तो ये फोन जो है बिलाल कुचे नाम के आदमी ने 74,000 रुपए में खरीदा था, जो इदरीश भाई को दे दिया गया था। क्लाउड स्टोर एक ऐप होती है उसमें, जिससे वो पीछे तक का डाटा उस फोन में आ गया था और 2014 तक की तस्वीरें सामने निकल कर आई। अब इन चारों को उठा लिया जाता है। वो लड़की इंशा जान थी जिसके पिताजी OWG थे और कश्मीर में आतंकवादियों का काम करते थे, जो भी आतंकवादी उनसे करवाते थे। अब एक था शाकिर बासिर जो उस दिन आदिल अहमद डार के साथ कार में बैठा हुआ था, तो उसको भी उठा लिया गया। जब शाकिर बासिर को जम्मू ले जाया गया पूछताछ के लिए तो उसको धर्म के नाम पर इतना गुमराह कर दिया गया था कि वो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं था। आप IPS जो राकेश बनवाल थे, कभी वो एक अच्छे इंसान का किरदार निभाते उसके साथ पूछताछ करने के लिए, कभी एक बुरे इंसान का। तो एक दिन राकेश बनवाल जो है उसके लिए घर से खाना बनवा कर लेके रख गए। तो खाना खाने के बाद उसने वो खूब रोया और उसने कहा कि उसे उसकी माँ की याद आ रही है। तो उसकी माँ से बात करवाई गई। अपनी माँ से बात करवाने के बाद उसने कई दिन के बाद उसने उसको ये बताया IPS राकेश बनवाल को कि मैं आपको आज सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था। तब उसने ये बताया जो इदरीश भाई है उसका नाम इदरीश भाई नहीं है, उसका नाम है उमर फारूक, जो जैसे मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का भतीजा है और जो 1999 में प्लेन हाईजैक को जिस इंसान ने अंजाम दिया था उसका बेटा है। तो इस तरह से उमर फारूक की जो असलियत है वो निकलकर सामने आती है। उसे आतंकवादी ट्रेनिंग देने के लिए अफगानिस्तान में भेजा जाता है। 4 महीने वहां पे वो आतंकवाद की ट्रेनिंग लेता है, IED बम बनाना सीखता है। उसके बाद उसे भारत भेजा जाता है। 13-14 अप्रैल को वो भारत में 2018 को वो भारत में आता है। लगभग 1 साल तक भारत में रहकर अपने इस काम को अंजाम देता है। इस तरह से पता चलता है कि भाई इस हमले के पीछे किसका हाथ था। मैंने इसके ऊपर एक कविता लिखी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। वे धोखे के शिकार थे, मंजिल पर जाने को बेकरार थे, शरीर पत्तों की तरह बिखर गए, फौलादी सीने वाले न जाने किधर गए। अरे तुमने तो पीठ पर मारा है, सीने पर मार कर देखा होता। अरे तुमने तो पीठ पर मारा है, सीने पर मार कर देखा होता। चीथड़े उन दरिंदों के उड़ते, वहां का मंजर कुछ और होता। इस खौफनाक हादसे ने देश को हिला दिया, इस खौफनाक हादसे ने देश को हिला दिया। ऐसा लगा जैसे जहर का घूंट पिला दिया। कितनों की मां गुजरी, कितनों की कोख उजड़ी, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए। भारत माँ के लाल उसकी कोख में सो गए। पड़ोसी ने दिखा दी अपनी जात बिखारी थी, पड़ोसी ने दिखा दी अपनी जात बिखारी थी। अब बदला लेने की बारी हमारी थी। फिर आपको पता है सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसमें बालाकोट पर अटैक किया गया जिसमें 40 का बदला लगभग 400 की जान लेकर लिया गया। थैंक यू।